जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ऑलियट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जो हमारे पास न्यूज आई है वो डायरेक्टली हैदराबाद से आ रही है, जहां पर एक आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है अभिषेक मोहंती जी, उनको रिसेंटली फ्रॉम द पोस्ट ऑफ करीमनगर पुलिस कमिश्नर से रिलीव कर दिया गया है। इसके अलावा तेलंगाना कैडर से ही उनको रिलीव कर दिया गया है और उनका ट्रांसफर हाल फिलहाल में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आंध्र प्रदेश कैडर उनको अलॉट कर दिया गया है। तो जब उनको आंध्र प्रदेश कैडर अलॉट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तब जाकर उनके पास लास्ट ऑप्शन जो बचा, उनने फिर अप्रोच किया कैट को। कैट आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है। अब समझिएगा, जब उन्होंने अप्रोच किया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को और यह कहा क्योंकि मेरा डोमिसाइल भी तेलंगाना ही है तो मुझे तेलंगाना कैडर में ही रखा जाए, आंध्र प्रदेश कैडर नहीं दिया जाए, तो फिर वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इस डिसीजन को चैलेंज करते हैं और अप्रोच करते हैं कैट में। अब समझते हैं उनने अपनी पिटीशन में कहा क्या है आखिरकार, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन इस पिटीशन, Abhishek Mohanty ji argued that the authorities failed to properly consider his domicile record and were misjudging his eligibility despite his long-standing ties to Hyderabad, which falls within the Telangana. इसके अलावा he also sought re-examination of his case by the tribunal based on domicile ground, requested a suspension of the Ministry of Home Affairs order until his plea is resolved. इसके अलावा उनने ये तक बोला है कि मेरे इस केस को रिकंसिडर किया जाए और री एग्जामाइन किया जाए और तब तक के लिए मेरे इस ऑर्डर को एक प्रकार से स्टे दिया जाए। कहां पर? जो आपका यूनियन ऑफ होम मिनिस्ट्री में कहा है उनके ट्रांसफर से रिलेटेड, और उस वक्त तक स्टे दिया जाए, तब तक इसे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। ही ऑल्सो मेंटेन दैट ही इज द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द हैदराबाद which lies within Telangana state. He contends that had this fact had been properly considered, he would have been allotted to the Telangana cadre as his case falls under the paragraph of 5131, मतलब 5 उसका क्लॉज 1, उसके क्लॉज 3 और 1 में उनने एक प्रत्युष सिन्हा कमिटी की रिकमेंडेशंस को बोला है कि मेरा केस भी सिमिलर वैसे ही है और उसी क्लॉज पर है जिस तरीके से दूसरे लोगों का केस सॉल्व किया गया है। और यहां पर उन्हें जो आधार बताया है वो आधार है प्रत्युष सिन्हा कमिटी, और उनने कहा है कि जैसे प्रत्युष सिन्हा कमिटी के पैराग्राफ 513 में दिया गया है, और क्योंकि मेरा भी डोमिसाइल और मेरा भी परमानेंट रेसिडेंट तेलंगाना ही है, इसलिए मुझे तेलंगाना कैडर में ही रहने दिया जाए। और तो और उन्होंने बोला भी है, उन्होंने कैट को ये बोला है कि आप सेंटर को ये डायरेक्ट करें, ये निर्देश दे कि जब तक मेरा ये इश्यू रिजॉल्व नहीं हो जाता है तब तक इस पर प्रॉपरली कोई एक्शन नहीं लिया जाए। तो आप बात को समझिएगा। सबसे पहले तो यहां पर दो चीजें आ रही है। एक तो आ रहा है आपके लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और दूसरा आ रहा है आपके लिए प्रत्युष सिन्हा कमिटी रिकमेंडेशन। अपन दोनों को समझते हैं और इस केस को एक बार फिर से फाइनलाइज करेंगे, है ना। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो कैट जजमेंट हो रहा है ऑन अ सिमिलर केस, और अभिषेक मोहंती जी ने भी जो आधार बताया है दूसरे केसों को लेकर कि जिस तरीके से दूसरे केस कैट में रिजॉल्व किए गए हैं डोमिसाइल से रिलेटेड और कैडर अलॉटमेंट से रिलेटेड, मेरे को भी वैसे ही रिकंसिडर किया जाए। तो अभिषेक मोहंती जी then compared his case to that of the IAS officer L.S. Shankar, whose allotment to Telangana was recently overturned. देखिएगा यहां पर क्या लिखा है, was recently overturned by the CAT, who allotted the Andhra Pradesh cadre purely on domicile grounds. तो ऑलरेडी एक IAS ऑफिसर जिनका नाम था L.S. शंकर, उनका ओवरटर्न कर दिया गया था ऑर्डर बाय द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल ग्राउंड्स, और उन्हें वापस से आंध्र प्रदेश कैडर दिया गया था क्योंकि वो आंध्र प्रदेश के ही मूल निवासी थे। कौन? आपके IAS ऑफिसर L.S. शंकर। तो उन्होंने इसी को आधार बनाते हुए कहा कि ही शुड बी ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द तेलंगाना कैडर बेस्ड ऑन हिज डोमिसाइल स्टेटस। तो यहां पर अभिषेक मोहंती जी ने इसी को आधार बताया है। और मजे की बात देखिए, मजे की बात यह है कि बोथ कैट एंड हाई कोर्ट हैव प्रीवियसली अपहेल्ड हिज डोमिसाइल एज तेलंगाना। अब यहां पर कैट और हाई कोर्ट दोनों ही
उनके डोमिसाइल को ऑलरेडी तेलंगाना ही एक्सेप्ट कर चुके हैं और उसके ऑर्डर को अपहेल्ड भी किया है। तो यहां पर अभिषेक मोहंती जी ने यह कहा है, ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द सेंट्रल एस्पेक्ट व्हेन रिजेक्टेड हिज रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर उन्होंने इसी चीज को पॉइंट आउट किया है और बोला है कि ये जो सेंट्रल एस्पेक्ट है, ये सेंट्रल एस्पेक्ट को ध्यान देना चाहिए और मेरे पूरे इस केस को री एग्जामाइन करना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए, और जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता है मुझे आंध्र प्रदेश नहीं भेजा जाना चाहिए। तो यहां पर ही ऑल्सो अर्ज्ड द ट्रिब्यूनल टू डायरेक्ट द सेंट्रल टू रिकंसिडर हिज केस। वही बात आ रही है, यहां पर वो सेंटर को डायरेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं एक प्रकार से कि आप एज कैट, जो क्योंकि कैट भी एक प्रकार से वही बॉडी है, उसके पास भी वही पावर्स है जैसे कि हाईकोर्ट के पास होते हैं, तो कैट हैज द पावर टू डायरेक्ट द सेंटर गवर्नमेंट टू रिकंसिडर हिज केस फ्रॉम डोमिसाइल पर्सपेक्टिव एंड टू सस्पेंड द ऑर्डर allowing him to continue in Telangana until tribunal adjudicates his plea। तो यहां पर कैट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में यह आ रहा है कि वो जो आपके अभिषेक मोहंती जी है, उन्होंने अपनी पिटीशन में कैट को अर्ज किया है कि आप डायरेक्ट करें किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि इस केस को रिकंसिडर किया जाए फ्रॉम डोमिसाइल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन्हें भी वही कैडर दिया जाए जहां पर या जिसके वो डोमिसाइल है, मतलब तेलंगाना के ही है। तो अब बात ये आती है कि यहां पर फिर से अब हो सकता है कि कैट के बारे में आपसे अब आने वाले टाइम में पूछ लिया जाए, लेकिन यह भी समझिएगा कि यह मसला सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उभर के क्यों आ रहा है। तो अपन इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं। आपको पता ही है कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश के हिस्से में ही था, मतलब जब एक ये यूनाइटेड स्टेट हुआ करता था, तब देखा जाए तो ऑल ओवर 284, यहां पर देखिए फिगर जो दिया है, सॉरी यहां पर ऑलमोस्ट 284 आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे आपके आंध्र प्रदेश कैडर में। तो जब प्रत्युष सिन्हा कमेटी बनती है, तो प्रत्युष सिन्हा कमेटी, क्योंकि देखिए जब स्टेट का बाइफर्केशन होता है तो बहुत बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का भी बाइफर्केशन होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का जब बाइफर्केशन होता है तो उसे आसान बनाने के लिए अनेकों प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। तो यहां पर एक जो सॉल्यूशन निकाला था वो और किसी ने नहीं बल्कि प्रत्युष सिन्हा कमेटी ने निकाला था, और उनने ये बोला था कि ये जो टोटल नंबर ऑफ 284 आईएएस आंध्र प्रदेश कैडर के ऑफिसर है, इन्हें 58:42 रेशियो में डिवाइड किया जाए रिस्पेक्टिव टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो यहां पर जब से यह मसला आया है और आईएएस ऑफिसर्स को डिवाइड किया गया है, बाइफरकेट किया गया है 58 और 42 रेशियो में, तब से लेकर अब तक हर प्रकार के जो मसले निकल के आ रहे हैं वो इसी स्टेट से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा जो डोमिसाइल है वहीं पर मुझे काम करने दिया जाए, वहीं पर मेरा होम कैडर हो। और तो और क्योंकि इसके पहले भी कैट ऐसे मसले सुन चुका है, इसीलिए उसका यह दायित्व बनता है कि वो भी वैसे ही तरीके से दूसरों को ट्रीट करे जैसे कि उसने अर्लियर अपने वर्डिक्ट सुनाए हैं। तो यहां पर एक प्रकार से अभिषेक मोहंती जी के द्वारा कैट के द्वारा अर्ज किया जा रहा है और चैलेंज किया जा रहा है होम मिनिस्ट्री के इस डिसीजन को। अब देखिएगा यहां पर दूसरी चीज जो निकल के आ रही है उसको और समझ लेते हैं। इसके पहले आपको मैं बता दूं कि अभी होली का त्योहार आने वाला है, रंगों का त्योहार आने वाला है, तो आपके सभी कोर्सेज में 80% तक का डिस्काउंट है। और यहां पर मैं आपको कोर्सेज की अगर डिटेल दे दूं तो यहां पर वही कोर्सेज है आपके 2026 बैच के लिए। प्रहार आपका एक्सक्लूसिवली हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, वहीं अगर आप टाइटन बैच की बात करें तो इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर इंग्लिश मीडियम बैच। और यहां पर देखिए डिस्काउंट के साथ आपको जो ऑफर दिए जा रहे हैं ऑफर प्राइस में वो है 10,499 रुपीज ओनली। और अगर बैच फीचर्स की बात की जाए तो यहां पर बैच फीचर्स है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके लिए यहां पर और फंडामेंटल फीचर्स की भी यहां पर दिए गए हैं। और फर्दर डिटेल्स की बात की जाए तो आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसके रिगार्डिंग सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन एक और मैं आपको यहां पर फीचर बता दूं होली त्योहार का, कि अगर आप 3,000 रुपीज और पे करते हैं तो आप और फर्दर कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग पूरी की पूरी जानकारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा और आपके जैसे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें जरूर बताइएगा। तो आप समझते हैं यहां पर कैट के बारे में। ये जो कैट शब्द आ रहा है, ये कैट है क्या? तो कैट इज बेसिकली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल है तो आप समझेगा ट्रिब्यूनल के जो पावर्स होते हैं वो अक्सर वैसे ही होते हैं जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। इसीलिए ट्रिब्यूनल को अक्सर एक कासी जुडिशियल बॉडी भी कहा जाता है, विच वॉज सेटअप
अंडर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट टू रिजॉल्व द ग्रीवेंसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफ इंडिया इन अ स्पीडी एंड इफेक्टिव वे। तो डायरेक्ट हाईकोर्ट में ना अप्रोच करके आपके जो रिजॉल्व होने चाहिए इशू, वो कहां होने चाहिए? कैट में होने चाहिए। इसलिए कैट को बाय द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट एस्टेब्लिश किया गया था और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाया गया था। तो आप समझिएगा, ये ऐसा इसलिए किया गया था ताकि एक स्पीडी और इफेक्टिव वे में सारे तरीके से जितने भी केस आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, उसे पूरे तरीके से सॉल्व किया जा सके। और इसका एस्टेब्लिशमेंट भी 1985 में किया गया था। अब कैट की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो यहां देखिएगा, कैट की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो अगर ओवरऑल बेंचेस की बात की जाए तो कैट के जो बेंचेस है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो बेंचेस है, वो ऑल ओवर इंडिया में 33 है। और कंपोजिशन में अगर मेंबर्स की बात की जाए तो इसका जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन जो होता है वो भी जुडिशियल बैकग्राउंड से होता है और जो अदर मेंबर्स होते हैं वो भी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है, तो यहां पर उनके पास वही पावर्स होती है जैसे कि एक हाई कोर्ट के पास होती है और यहां पर जो जजमेंट होते हैं, ज्यूरिडिक्शन होते हैं, सेम होते हैं जैसे कि हाई कोर्ट के पास होते हैं। तो अब आपको यह सोचना है कि ये जो मसला निकल के आ रहा है, क्या ये एक नई परंपरा को जन्म देगा? और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर एक आईपीएस ऑफिसर अपना ऐसा एक इच्छा रखता है और उसके हिसाब से जैसे कि अदर आईपीएस ऑफिसर्स को डोमिसाइल कैडर में काम करने के लिए दिया जाता है, अगर वैसे ही सब आईपीएस ऑफिसर की ऐसी डिमांड आने लगती है तो किस तरीके से फिर भविष्य में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करेगा, है ना? क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो उसे पूरे तरीके से मैनेज करके चलना पड़ता है विद द गवर्नमेंट। और यहां पर सीधे तौर पर अभिषेक मोहंती जी ने होम मिनिस्ट्री के इस फैसले को चैलेंज किया है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों।